इंश्योरेंस अवेयरनेस का ये 10वां लेक्चर है और इससे पहले 9 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पैरिल शब्द का मतलब आपको पूछा जाएगा कि पैरिल किसे कहा जाएगा। पैरिल यानी क्षति, यानी जिसकी वजह से लॉस होता है वो, यानी कारण जिसको बोलते हैं कॉज ऑफ द लॉस। पैरिल इज द कॉज ऑफ द लॉस। एनीथिंग दैट कॉजेज द लॉस इज अ पैरिल। कोई भी चीज जो पैरिल मतलब लॉस करवाएगी वो पैरिल बोली जाएगी। जैसे कि फायर, आग लगेगी तो हमारी चीज वस्तुएं जल जाएगी, यानी फायर पैरिल है। फ्लड, पानी आएगा तो हमारी वस्तुएं भीग जाएगी या चली जाएगी, पानी में बह जाएगी। ये भी पैरिल है। अर्थक्वेक, काफ़ी मात्रा में नुकसान होगा, वो भी पैरिल है। लाइटनिंग, बिजली गिरेगी तो वो भी पैरिल है क्योंकि नुकसान होगा, लोगों की जान जा सकती है। लैंडस्लाइड यानी जो ज़मीन है वो खिसक जाती है तो उसकी वजह से भी काफ़ी घर के नीचे से खिसक जाती है तो दिक्कत होती है। वो भी एक पैरिल है। एक इवेंट या फिर इंसिडेंट जो करता है लॉस क्रिएट करता है उसको पैरिल बोला जाएगा। पैरिल शब्द से आपको जनरली पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज पैरिल और विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरिल। ठीक है, आपको ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे और कुछ ऑप्शन दिया रहेगा जो पैरिल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन चॉइस आउट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिस्क काफी सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कैटास्ट्रोफिक रिस्क होता है। कैटास्ट्रोफिक रिस्क यानी बड़ा वाला रिस्क जिससे डिजास्टर्स होता है, जैसे कि फ्लड हो गया, फिर अर्थक्वेक हो गया, काफी बड़ा मैग्नीट्यूड वाला, या फिर सुनामी हो गया। ये कैटास्ट्रोफिक रिस्क है जिसकी वजह से आपका काफी बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क या फिर नॉन फाइनेंशियल रिस्क। देखो, फाइनेंशियल रिस्क में तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि वो फाइनेंस रिलेटेड यानी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाएगा। अगर आप ने कोई शेयर या प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है बट किसी वजह से उसमें काफ़ी गिरावट आ जाती है या काफ़ी ऊपर आ जाती है तो वो फाइनेंशियल रिस्क में चला जाता है। उसको फाइनेंशियल रिस्क बोला जाएगा। और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अगर फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में होता है तो नॉन फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स के अगेंस्ट वाला होगा, मतलब वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्वांटिफाई नहीं होता मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। जैसे कि हमारा हेल्थ इश्यूज हो गया, उसको हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमिक रिस्क एंड स्टैटिक रिस्क। डेफिनेटली नाम से हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट डायनेमिक रिस्क रिफर्स टू द चेंज इन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कुछ चेंज आया है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ गया और कुछ और चीज़ पे इम्पैक्ट आया इकोनॉमी की वजह से, तो उसको डायनेमिक बोला जाएगा। स्टैटिक रिस्क उसके अगेंस्ट में उसको वो बोला जाएगा कि इकोनॉमी चेंज तो नहीं आई है बट लोगों को टेस्ट या फिर लोगों का जो बिहेवियर है वो बदल नहीं रहा है या तो वो बदल रहा है। ठीक है, डायनेमिक रिस्क वो चीज जो इकोनॉमी में बदलाव के कारण होता है। स्टैटिक रिस्क वो रिस्क जो इकोनॉमी में बदलाव तो नहीं हुआ है बट फिर भी वो सफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्योर एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। देखो, प्योर रिस्क वो होता है जो कंप्लीटली रिस्क जिसको बोला जाता है, जैसे कि इंसान के कंट्रोल के अंडर नहीं होता प्योर रिस्क। जैसे कि अगर आग लग जाती है, फायर, अर्थक्वेक आता है, फिर थेफ्ट होता है, फिर डेथ होती है, तो ये सारे प्योर रिस्क है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं आते और इंश्योरेंस इन्हीं रिस्क को कवर करता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी वो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट वाला, जहां पे आप स्पेकुलेशन करते हो, लॉटरी है, फिर गैम्बलिंग है। ये सारे स्पेकुलेटिव रिस्क है, तो ये इंश्योरेंस कवर नहीं करता। ठीक है, और आखिरी है फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क। देखो, फंडामेंटल रिस्क यानी वो रिस्क जो पीपल की वजह से, मतलब काफी सारे पीपल को फंडामेंटली अफेक्ट करता है, उसको फंडामेंटल रिस्क बोला जाता है। काफी सारे पीपल को फंडामेंटली अफेक्ट करेगा, जैसे कि अगर अर्थक्वेक आया तो काफी सारे लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, अगर मान लो कि कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो काफी सारे पब्लिक को दिक्कत होगी, तो ये फंडामेंटल रिस्क है, तो उसको फंडामेंटल रिस्क बोला जाएगा। और पर्टिकुलर रिस्क जो होता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होता है, केवल पर्सन के लिए। ठीक है, फंडामेंटल काफी सारे पर्सन को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलर रिस्क किसी एक पर्सन को अफेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते हैं आगे, इनमें से भी कोई एग्जांपल आ सकता है।
हम अंत में क्विज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हजार्ड की बात करें तो हजार्ड क्या होता है? सो हजार्ड इज अ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस। हजार्ड वो कंडीशन होती है जो लॉस होने के चांसेस को बढ़ाती है, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ लॉस। ठीक है, इट इज समथिंग दैट कैन एक्सेलरेट द पैरेलल। वो ये चीज है जो पैरेलल को बढ़ावा देती है। जैसे कि मान लो कि हमारा घर में वायरिंग हुआ है बट वायरिंग ओपन एंड पे है, तो डेफिनेटली आपको शॉक लगने की संभावना है। अगर हमारे घर में जैसे कि चूल्हा जलता है या फिर स्टव होता है, उसके बाजू में ही हम अगर पेट्रोल की बोतल रख दे तो वो हजार्डियस हो जाता है। अगर किसी हम पेट्रोकेमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं और हम वहीं सिगरेट जलाए या माचिस तीली जलाए तो वो हजार्डियस हो जाता है, क्योंकि अगर छोटे से स्पार्क से वो अगर जल गया तो काफ़ी बहुत बड़ा डिजास्टर्स हमारे यहाँ हो सकता है। सो लॉस तो होने की संभावना है, बट अगर उसमें बढ़ावा देने वाली कोई एक्टिविटी है तो उसको हजार्ड बोला जाएगा। ठीक है, सो हजार्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल हजार्ड, दूसरा होता है मोरल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड माने वो हजार्ड जो आपके फिजिकली एक्टिवेट होता है, मतलब फिजिकली एक्टिविटी के दौरान होता है। जैसे कि स्मोकिंग इज अ फिजिकल हजार्ड, तो आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से वो फिजिकल हजार्ड उत्पन्न करता है। जैसे फायर का उसकी वजह से बहुत खतरा होता है, लूज वायरिंग होता है तो उसकी वजह से आपको शॉर्ट सर्किट हो सकती है, करंट लग सकता है। ठीक है, ये साथ में ही था। देयर वाज अ फिजिकल हजार्ड इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस। फिर हाउस लोकेटेड इन सी शोर, अगर आपके दरिया किनारे हाउस होल्ड है तो डेफिनेटली पानी आ जाएगा, तो आपका काफ़ी सारी चीज़ उस पर बह जाती है, तो वो चीज़ हो सकती है। फिर वेयर हाउस स्टोर, अगर इन्फ्लेमेबल मटेरियल आपने रखा है जो ज्वलनशील होता है, फायर क्रैकर्स हो गए जैसे कि, तो वो सारे फिजिकल हजार्ड में आ जाएंगे। और उसके अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज ग्रेटर इन द केसेस, यानी वो डैमेज ज़्यादा करने की संभावना रखते हैं वो सारे फिजिकल हजार्ड। तो मोरल हजार्ड क्या होता है? क्वेश्चन आपका जनरली बनेगा तो मोरल हजार्ड पे बनेगा। मोरल हजार्ड मतलब आपकी मंशा है कुछ गलत करने की। जैसे कि अगर मैं मान लो कि कार इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, बट मेरा पर्टिकुलर उद्देश्य है कि मेरी कार ऑलरेडी एक्सीडेंट हुई है, या फिर अभी इंटरनली मुझे पता है कुछ इश्यू है जो कवर्ड है, बट वो इंस्पेक्शन करने वाले को नहीं पता है, या फिर मैं जानबूझकर मेरी कार को ठोक दूंगा और फिर रिन्यूअल करवाऊंगा, इंश्योरेंस क्लेम करूंगा। मतलब मैं मेंटली बद इरादे से, गलत इरादे से इंश्योरेंस ले रहा हूं और फिर क्लेम कर रहा हूं, तो वो मोरल हजार्ड हो जाएगा और वो काफ़ी सीवियर हो सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो सुसाइड करने से पहले ही इंश्योरेंस लेते हैं और फिर बाद में 2 महीने बाद 3 महीने बाद सुसाइड कर लेते हैं, तो पूरा अमाउंट क्लेम मिलता है। तो मतलब ऐसा काफ़ी बड़ा लॉस होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा सुसाइड करे, बट फिर भी आपको ये पता चल जाए। मोरल हजार्ड मतलब आपके इंटेंशनली आप चीट कर रहे हो इंश्योरर को और प्रॉफिट कमा रहे हो उससे, उसको मोरल हजार्ड बोला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अ पॉलिटिकल अपहेवल, गवर्नमेंट suddenly losing voting of confidence will be classified as which type of risk? पॉलिटिकल अपहीवल या फिर गवर्नमेंट सडनली लूज कर रही है अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, सो उसको कौन सा रिस्क बोला जाएगा? देखो, ये मूवमेंट हुआ है पब्लिकली या फिर इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकल कुछ रीजन की वजह से, सो इसको डायनेमिक रिस्क बोला जाएगा, स्टैटिक नहीं होगा। सो आंसर हमारा डायनेमिक रिस्क। नेक्स्ट है लॉसेस। लॉसेस का मतलब काफ़ी टाइप्स के लॉसेस होते हैं। सो एक्चुअल लॉसेस की बात करें तो वो 2 टाइप्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअल लॉसेस मतलब हम या तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं एज इट इज़, मतलब जो फॉल्ट हुआ है उसको रिपेयर कर दिया जाएगा, या फिर रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा कि मतलब चलो पूरी चीज़ ही नहीं दे दी गई, या फिर हम रीइंस्टेट कर देंगे, मतलब जितना टूटा है या फिर जैसा था पहली कंडीशन, मतलब मान लो कि पूरा ही खो गया, या फिर आधा टूटा है तो आधा बना देंगे, या फिर उसके जैसा दूसरा लाके रख देंगे। ठीक है, रीइंस्टेटमेंट। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, मतलब जो सिक्वेंशियल में आएंगे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, यानी एक्सपेंसेस फॉर क्लीनिंग अप एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस मतलब वो चीज, मान लो कि एक बिल्डिंग गिर गई, सो बिल्डिंग का जो कटमाला होगा, वो कटमाड़ होगा, मतलब जो टूटा हुआ हिस्सा, वो हटाने के लिए आपको जो क्लीन करने के लिए या फिर उसको हटवाने के लिए जो आपको एक्सपेंस लगेगा उसको बोला जाएगा मतलब उसको बोला जाता है, कटमाड़ जो होता है उसको बोला जाता है डेब्रिस, और उसको हटवाने के लिए जो एक्सपेंस होगा उसको उसमें काउंट किया जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस में।
फिर लॉस ऑफ रेंट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट अंटिल द नॉर्मल से रिस्टोर्ड, मतलब मान लो कि बिल्डिंग या प्रोडक्शन हाउस हमारा गिर गया तो उसकी वजह से हमारा रेंट तो जा रहा है बट हमें फायदा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमें स्पेस नहीं मिल रही है, प्रोडक्शन रुक गया है उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सी जब तक रिस्टोर्ड होती नहीं है तब तक वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में ही कंसिडर होगा। फिर पॉसिबल लायबिलिटी लॉसेस विद थर्ड पार्टी इंजरीज, तो हमारी वजह से किसी थर्ड पार्टी को इंजरी होती है तो उसको भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस में ही गिना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेज ऑफ मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को मैनेज करना है तो उसके कितने प्रकार है, देखो पहले तो रिस्क होगा, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एसेस करो, ठीक है, पहचानना है, फिर उसको एसेस करना है। अब रिस्क को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है या तो अवॉइड किया जा सकता है। अगर हमें पता हो कि वहां पे उस रास्ते पे जाने से हमें आग लग सकती है या फिर कुत्ता है जो हमें काट सकता है, तो या तो हम उस रास्ते जाए ही ना, सो उसको प्रिवेंट करना हो गया, अवॉइड करना बोला गया। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ मान लो कि जैसे कि कोई इशू किसी वजह से, जैसे कि घर में हमारे अगर अर्थिंग नहीं करवाया तो हमें शॉक लग सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे इक्विपमेंट बिगड़ सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका अर्थिंग करवा सकते हैं और स्टेबिलाइजर लगवा सकते हैं, तो उससे वजह से क्या होगा कि रिस्क रिड्यूस हो गया, रिस्क तो है बट वो रिड्यूस हो गया। रिटेन कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ लॉस हुआ है तो अपने ही के पास जो पैसा है उसी से हम उसको वापस से भर देंगे या फिर वापस से बना लेंगे, तो उसको रिटेन किया जाना बोलेगा। और ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर मतलब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे, अगर मेरी कार है तो कार में मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूंगा, तो मैंने रिस्क ट्रांसफर कर दिया, तो अगर मेरे कार का एक्सीडेंट होता है तो जो भी डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, और मैं अगर अपने पैसे से कर रहा हूं तो उसको रिटर्न बोला जाएगा। ठीक है, चलिए हाउ आर रिस्क मेजर, रिस्क कैसे मेजर्ड होता है, क्या कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लॉसेस से, क्या कॉस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस से, द लाइकली लॉस दैट मे अकर इवन इफ पैरिल स्ट्राइक्स, इफ अ पैरिल स्ट्राइक्स, ठीक है, द लाइकलीहुड ऑफ अ पैरिल स्ट्राइकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द लाइकली लॉस दैट मे अकर इफ अ पैरिल स्ट्राइक, अगर आपका कवर्डेड पैरिल स्ट्राइक करता है और उससे जो लॉस होता है वो कवर्ड किया जाएगा, सो उसको रिस्क मेजर बोला जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डिड रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मली इवॉल्व, रिस्क मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, एज अ फंक्शन ऑफ डेट कलेक्टर्स, एज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल लैंडिंग, एज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिजनेस एंटरप्राइजेस के तौर पे इवॉल्व हुआ है। नेक्स्ट, the total loss of actual loss and the consequential loss is known as, so actual loss का एडिशन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के साथ क्या बोला जाएगा, क्या उसको मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस बोला जाएगा, क्या उसको प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस बोला जाएगा, क्या उसको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बोला जाएगा, क्या उसको मिनिमम पॉसिबल लॉस बोला जाएगा, सो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ध्यान रखना पॉसिबल लॉस है आंसर, सो इन दोनों के एडिशन को मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बोला जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेशन एंड डुप्लीकेशंस आर एग्जांपल ऑफ, सेपरेशन करना यानी सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, और डुप्लीकेशन करना यानी उसकी जैसे और कॉपीज बनाना, आर किसके एग्जांपल हैं, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के, हेजिंग के, लॉस रिडक्शन टेक्निक के, या फिर फाइनेंशियल रिस्क के, सो लॉस रिडक्शन टेक्निक के ये एग्जांपल है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा लॉस रिडक्शन टेक्निक्स। नेक्स्ट है प्रोबेबल मैक्सिमम लॉसेस or PML is determined using maximum possible losses and which other factor, so probable maximum losses किससे डिटरमाइन होता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस से, और दूसरे कौन से फैक्टर से, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरिल स्ट्राइकिंग, the cost of implementing loss reduction technique, the cost of actual losses, the cost of consequential losses, so इसका करेक्ट आंसर होगा the probability of perils स्ट्राइकिंग, यानी पैरिल स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। मान लो कि मैंने होम इंश्योरेंस लिया है तो घर में आग लगने की संभावना कितनी है, या फिर कोई फैक्ट्री प्लांट के लिए लिया है तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, और पैरिल स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है if the cost of damage is being met using internal resources का यूज करके या फिर फंड करके जो डैमेज हुआ है उसको मैनेज किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, अभी हमने बात किया उसमें जब हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे,
कौन सा वाला, ये रहा यहाँ पे रिटेन का ऑप्शन, कि हम अपने ही पैसों से अगर हम उसको सही कर देते हैं तो उसका आंसर होता है रिटेनिंग। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा रिटेनिंग। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस एरियाज विच में नॉट बी अफेक्टेड इक्वली और एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। मतलब रिस्क को स्प्रेड करना उस एरिया के अक्रॉस में जो अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ है इक्वली और एट द सेम टाइम, उसको क्या बोला जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन, सेपरेशन, डुप्लीकेशन और ट्रांसफर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डाइवर्सिफिकेशन is meaning spreading the risk across the areas which may not be affected equally or at the same time. ये थे आज के क्विज और आज की कुछ इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज हेल्पफुल हेल्प करेगी अपने LIC EEO की मेन एग्जामिनेशन में और एज वेल एज ADO की एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।